नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हमारे एंड्रॉयड ऐप में हर मंडे को टेस्ट होता है। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे 9 बजे से 5 बजे तक टेस्ट होता है, आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें। दोस्तों, यदि किसी कारणवश टेस्ट नहीं हो पाता है तो हम इसकी जानकारी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं भी किए तो अब तक हुए सभी 24 टेस्ट की, आज ये 24वां है, इससे पहले 23 टेस्ट हो चुके हैं, तो इन सभी की फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को भी आप देखें, क्योंकि टेस्ट में जो 25 क्वेश्चन होते हैं उन सभी 25 प्रश्नों को हमने पूरे विस्तार से यहाँ पर समझाया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन ज़रूर, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे आपका स्कोर ज़रूर बताएं, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ऐप डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबका ध्यान रखते हैं, हिंदी और इंग्लिश टेस्ट दोनों भाषाओं में बनाते हैं। जिनको हिंदी समझ आए वो हिंदी से देखें, इंग्लिश समझ आए वो इंग्लिश से देखें। पूरा आपका भी दायित्व है, ड्यूटी बनती है कि चैनल को सपोर्ट करें। आइए ज़रा नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर। फिक्स बायस विधि के साथ ट्रांजिस्टर में करंट गेन बीटा का मान 100 है, इसके स्टेबिलिटी फैक्टर की गणना कीजिए। दोस्तों, स्टेबिलिटी फैक्टर की गणना करने के लिए फॉर्मूला बड़ा आसान सा है। फॉर्मूला होता है बीटा प्लस 1, यानी जो करंट गेन बीटा है उसमें एक और जोड़ दीजिए, स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर सी बनेगा, उत्तर आएगा 101। उम्मीद है आपका भी यही उत्तर होगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अंडरग्राउंड केबल में निम्न भागों को सही सीक्वेंस में सेट कीजिए और इन भागों की दिशा को अंदर से बाहर की तरफ मानें। यानी सबसे पहले इनर पार्ट को, फिर ऊपर का भाग, फिर उसके ऊपर और लास्ट में सबसे ऊपर भाग को आपको शो करना है। भागों के नाम इस प्रकार है: बेडिंग, सर्विंग, चालक और इंसुलेशन। अगर इन सब को आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले भाग का नाम होता है कंडक्टर, और कई जगह इसको कोर भी लिखा जाता है। हमारे सबसे पहले चालक आना चाहिए था, चालक आ रहा है सी और डी ऑप्शन में आ रहा है, इनमें से ही होना था। सेकंड पे आएगा कि चालक के ऊपर इंसुलेशन होता है, दोनों में लगातार आ रहा है। इंसुलेशन के ऊपर लेड शीट होती है और लेड शीट के ऊपर बेडिंग, बेडिंग के बाद सर्विंग होती है। यानी सर्विंग जो होती है वो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, राइट। सी उत्तर सही क्रम में सेट बैठेगा कि सबसे पहले चालक, फिर इंसुलेशन, उसके बाद बेडिंग और फिर सर्विंग। वैसे इंसुलेशन और बेडिंग के बीच में मेटालिक शीट और होता है, ध्यान रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्रूथ टेबल में दिए गए लॉजिक की पहचान कीजिए। दोस्तों, आपको आउटपुट ध्यान रखना पड़ेगा, टेबल भी देखनी होगी, तभी आप कर पाओगे। यानी 1 और 1 होने पर 0 मिले, बाकी सभी कंडीशन में 1 मिल रहा है। कौन सा हो सकता है? अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो क्या बनेगा? देखो, 1 1 होने पर और गेट और एंड गेट जो है ना, इनका आउटपुट 1 होता है, 0 कभी नहीं हो सकता। नैंड और नोर गेट का 1 1 होने पर 0 हो सकता है, लेकिन नोर गेट की एक और है कि उसमें 0 0 होने पर जो है वो आपका 1 नहीं आ सकता। तो अगर आप उत्तर को ध्यान से देखें, आपको अभी डी उत्तर सही करना है, नोर गेट इसका सही ट्रू टेबल बनेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में पहुंचते हैं तो क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन कक्षाओं का त्याग करते हैं तो प्रकाश अवशोषित किया जाता है, ध्यान रखना, ऑब्जर्व किया जाता है। सी उत्तर सही रहेगा, प्रकाश अवशोषण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बैक ईएमएफ
की तरह व्यवहार करता है। देखो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला कि एनर्जी कंजर्वेशन में ये सहायक होता है, यानी ऊर्जा रूपांतरण में सहायता करता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बैक ईएमएफ ही है जो यांत्रिक ऊर्जा के लिए उत्तरदायी है। मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति ईबी इंटू आईए के बराबर होती है, यानी जितना ज़्यादा बैक ईएमएफ होगा मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति उतनी अधिकतम होगी। तो ऊर्जा रूपांतरण में सहायक है, आरोपित वोल्टेज का विरोध करता है। ईबी इंटू आईए उत्पन्न यांत्रिक शक्ति की तरह होती है। बैक ईएमएफ जितना ज़्यादा होगा परिणामी वोल्टेज उतना ही कम होगा, और परिणामी वोल्टेज आर्मेचर को मिलता है, जिसकी वजह से आर्मेचर में धारा चलती है। यानी बैक ईएमएफ अधिक होगा तो आर्मेचर करंट अपने आप कम होगा। यह आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने का काम भी करता है। शॉर्ट में बोलूँ तो ये नियंत्रक के रूप में काम करता है, लेकिन अब नियंत्रक के यहाँ पर दो ऑप्शन है, कंट्रोलर भी है और गवर्नर भी है। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन के साथ जाना है, गवर्नर, क्योंकि गवर्न करने का मतलब होता है निगरानी रखना, या यूँ कहें कि पूरी तरह से देखभाल करता है, यानी आवश्यकता के अनुरूप कम या ज़्यादा होता है, इसलिए गवर्नर जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, वाट मीटर किस तरह के मीटर की श्रेणी में आता है? देखो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी जो है वो आगे तीन तरह के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। हमारे वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और वाट मीटर जो होते हैं ये तीनों सूचक मापी यंत्रों में आते हैं। इनको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। हमारा वाट घंटा मीटर यानी एनर्जी मीटर जो है वो इंटीग्रेटिंग मीटर की श्रेणी में आता है। अभी हमें सी ऑप्शन के साथ जाना है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पीआई जो है उसकी गणना कैसे करते हैं? शॉर्ट में पीआई बोलते हैं, पूरा नाम होता है पोलराइजेशन इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं ध्रुवता सूची। पोलराइजेशन इंडेक्स जो होती है ये प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट के लिए होती है, जनरली मोटर के लिए निर्धारित की जाती है। इसको मेगर से निर्धारण किया जाता है और दो रीडिंग की तुलना की जाती है कि 10 मिनट तक रीडिंग आपने ली, फिर उसी सिस्टम की 1 मिनट तक आपने रीडिंग ली। इन दोनों का जो अनुपात आया, जो रेशियो निकला, वही उसका पोलराइजेशन इंडेक्स कहा जाता है। ए ऑप्शन सही रहेगा, 10 मिनट की रीडिंग बटे 1 मिनट की रीडिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायर के इंसुलेशन प्रतिरोध का सही सूत्र कौन सा है? सबसे पहले तो देखो, इंसुलेशन हो या और है तो रेजिस्टेंस ही ना। रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है V/I। तो सबसे पहले यहाँ देखो V/I का ऑप्शन कहाँ है? बी और सी में है, तो ए और डी तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब वोल्टेज बटे करंट अगर करें तो बी ऑप्शन में है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज में लीकेज करंट का भाग दे दो, जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा IR कहलाएगा, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहलाएगा। वैसे इंसुलेशन प्रतिरोध मेगर से मापा जाता है, ध्यान रखें, और इसका मान जो है वो मेगा ओम में होना चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार निम्न में से कौन सा एक वितरण ट्रांसफार्मर है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कौन सा है? देखो वितरण की वोल्टेज जो है ना वो 6.6 kV, वैसे तो 11 kV भी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, लेकिन जनरली इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर ऑप्शंस को आप ध्यान से देखें तो वितरण के लिए 400 वोल्ट ही बनेगा ना, तो 11 किलो वोल्ट ओब्लिक 0.4 kV लिखा हुआ है। जब इस kV को आप सॉल्यूशन करेंगे तो 400 वोल्ट बनेगा। तो भारत में क्या होता है, 11,000 वोल्टेज को 400 वोल्ट में स्टेप डाउन कर दिया जाता है, और यहाँ से 3 फेज 4 वायर सिस्टम निकलता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस कारक पर अर्थ प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है? अर्थ का रेजिस्टेंस समझ गए, अर्थ इलेक्ट्रोड का जो रेजिस्टेंस लिया जाता है, और ये उस मिट्टी की अवस्था पर भी निर्भर करेगा, मिट्टी के तापमान पर भी निर्भर करेगा, उस मिट्टी में मॉइस्चर यानी नमी कितनी है इस पर भी निर्भर करेगा,
लेकिन उस मिट्टी का कलर कैसा है इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है कि ये तो सिंपल सा ऑप्शन आपको समझ आ रहा होगा, कलर ऑफ सॉइल आएगा, है ना। मिट्टी का रंग जो है इस पर निर्भर प्रतिरोध नहीं करेगा। अगला सवाल है, यदि परिपथ में भार की प्रकृति हो तो करंट और वोल्टेज इन फेज कहलाते हैं। देखो, करंट और वोल्टेज इन फेज होने का मतलब है फेज अंतर 0 और पावर फैक्टर इकाई। ऐसा कहाँ होता है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों में होता है, डीसी सर्किट में ऐसा होता है, और एसी में रेजोनेंस सर्किट में ऐसा होता है। यानी ओवरऑल 3 सर्किट आप याद रखें। तो हमें अभी बी ऑप्शन के साथ जाना है। प्योर ओमिक रेजिस्टिव जब लोड होगा तो करंट वोल्टेज इन फेज होंगे, पावर फैक्टर इकाई भी होगा। अगला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर का व्यू उत्पन्न क्या कहलाता है? पावर फैक्टर का व्यू उत्पन्न क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये देखो कि पावर फैक्टर क्या होता है। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है। इसके व्यू उत्पन्न का मतलब हो गया उल्टा, यानी केवीए बटे किलोवाट किसे कहते हैं। तो देखो, फॉर्म फैक्टर जो है ये हम सब जानते हैं आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात है। क्रेस्ट फैक्टर जो है ये पीक फैक्टर को ही बोलते हैं, और पीक फैक्टर जो है ये मैक्सिमम मान और आरएमएस मान का अनुपात होता है। तो क्यू फैक्टर जो है ये पावर फैक्टर का व्युत्क्रमानुपाती है या पावर फैक्टर का रिवर्स होता है। सी ऑप्शन के साथ हमें जाना है, क्यू फैक्टर इसका उत्तर कर देना है। आगे देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसका आधार 10 है उसका मान ज्ञात कीजिए। आपको संख्याएं दी गई है 2 आधार वाली, 10 आधार वाली। देखो, जिसका आधार 2 होता है उसे बाइनरी कहते हैं, जिसका बेस 10 हो उसे डेसिमल कहते हैं। वैसे संख्या प्रणाली 4 तरह की होती है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी को डेसिमल में बदलना है तो क्या करना होता है, इन संख्याओं में 2 की घातांक को इनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया हुआ है सीधा कि आपको राइट साइड से चलना है और 1, 2, 4, 8 उन बाइनरी अंकों के नीचे अपनी तरफ से लिखना है। जिनके सामने 0 है उनको छोड़ दो, बाकी सभी को जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। यानी 8 और 4 को आप जोड़ दो, उत्तर आएगा 12। ठीक है, यानी 1100 बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका उत्तर आएगा 12। अगला हमारा सवाल है, पी टाइप अर्धचालक पदार्थों की डोपिंग के लिए किस समूह का उपयोग करते हैं? देखो, डोपिंग के लिए अपने पास 2 ग्रुप होते हैं, एक है 3rd ग्रुप, एक होता है 5th ग्रुप। 4th ग्रुप में तो खुद सिलिकॉन और जर्मेनियम आते ही है। तीसरा ग्रुप जो है इसमें अपना आता है इंडियम, गैलियम और बोरोन, और ये पी टाइप पदार्थों के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से 5वें ग्रुप की बात करें तो इसमें आता है एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस, और ये एन टाइप पदार्थों की डोपिंग के काम आता है। यानी अभी हमारा बी उत्तर है, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन चेंज करके एन टाइप के लिए पूछा जाए ना आपसे, तो हमें क्या करना है, डी उत्तर करना है, ग्रुप 5 इसका उत्तर कर देना है। अगला क्वेश्चन है कि वह टॉर्क जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध होता है उसे क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, किसी भी मशीन की नेम प्लेट पर जो भी डेटा होते हैं ना, वो हमेशा वास्तविक डेटा होते हैं। जैसे मोटर पर लिखा हुआ है 5 HP, इसका मतलब ये 5 HP की हमें आउटपुट देगी, और मोटर की जो आउटपुट होती है उसको BHP बोलते हैं। कहने का मतलब ये 5 BHP है, ना कि IHP। और BHP कौन सी होती है? ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर को हिंदी में उपयोगी शक्ति भी बोलते हैं, जो नहीं सॉफ्टवेयर मिलती हो। सी ऑप्शन रहेगा, वह टॉर्क जो उपयोगी काम करवाता है उसे हम सॉफ्ट टॉर्क बोलते हैं, उपयोगी टॉर्क भी बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस जांच में पीक फैक्टर का ज्ञात होना अति आवश्यक है? जब इंसुलेशन की जांच की जाती हो ना, तो हमें वहाँ की पीक वैल्यू का पता होना ज़रूरी है जिस सिस्टम पर इसको यूज करना है, क्योंकि इंसुलेशन जो है ये वोल्टेज से निर्धारित किया जाता है, और वोल्टेज का पीक वैल्यू जो होता है वहीं से इसको ध्यान में रखा जाता है।
बी ऑप्शन आएगा। इंसुलेशन जांच करने के लिए पीक फैक्टर का मान आपको पता होना ज़रूरी है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन हेतु किस स्टैंडर्ड का उपयोग करते हैं? तो देखो JFET जो है ये वोल्टेज प्रचालित युक्ति है, हम सभी जानते हैं, इसलिए वोल्टेज का उपयोग करते हैं। वैसे ये यूनिपोलर डिवाइस भी है, ध्यान रखना। यूनिपोलर का मतलब होता है कि इसमें या होल या मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक के कारण धारा चलती है। जैसे BJT करंट चालित युक्ति है और BJT बाईपोलर युक्ति है, इसमें होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा चलती है, जबकि JFET में एक के कारण धारा चलती है। जैसे N चैनल FET है तो इसमें केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा चल रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक AC ट्रांसमिशन लाइन में उपस्थित है लेकिन DC ट्रांसमिशन में नहीं है? अब देखो, तार का प्रतिरोध और वोल्टेज लेवल, ये तो AC DC दोनों में ना, बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ कन्फ्यूजन है। तुलनात्मक रूप से कहते हैं कि DC में लेस कोरोना होता है, इसका मतलब हो तो गया ना, सर्ज इफेक्ट नहीं हो सकता। जो क्षणिक प्रभाव होते हैं ना, कहते हैं कि वो नहीं होते हैं DC में। AC में क्षणिक किसी भी वजह से आ सकता है, यानी लाइटनिंग की वजह से, लोड वेरिएशन की वजह से जो उत्पन्न हुआ था, वो कहते हैं कि DC में नहीं DC में नहीं आता है, AC में तो आ सकता है। और कोरोना वैसे नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है, फिर भी होता है, इसलिए इस बात को स्वीकार कर लिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, जब मोटर निर्धारित पोटेंशियल और रेटेड स्पीड पर ऑपरेट हो रही हो तो इसे बोलेंगे इसकी बेस स्पीड, निर्धारित गति बोला जाएगा, है ना। भी वोल्टेज भी पूरा मिल रहा है, करंट भी पूरा ले रहा है, इसका मतलब इस समय जो भी स्पीड आएगी वो गति भी उसकी रेटेड ही होगी, बेस स्पीड इसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अर्थिंग का वैध प्रकार नहीं है? देखो, अर्थिंग पाइप भी होती है, प्लेट भी है, स्ट्रिप भी है, रोप, रस्सी नाम की कोई अर्थिंग नहीं होती है, इसकी जगह रोड अर्थिंग होती है, सरिये वाली, जहाँ पाइप का स्थापना नहीं हो सकता हो वहाँ पर रोड को इंस्टॉल किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि AC सप्लाई में चक्कर प्रति सेकंड किसे बोलते हैं? तो बहुत सिंपल है ना, ये तो फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं चक्कर प्रति सेकंड, और इसको हर्टज में भी लिख सकते हैं। एक हर्टज और एक चक्कर प्रति सेकंड बराबर होते हैं। आगे सवाल पूछ रहा है कि किसी भी बाइनरी बिट में सबसे बाईं बिट का नाम क्या होता है? दोस्तों, लेफ्ट साइड से चलती है ना, इसको बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो राइट साइड में होते हैं उसको बोलते हैं LSB, यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ए ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा, MSB बोलते हैं शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन, जब डायोड को बाहरी वोल्टेज दी जाती है तो इसकी विभव की प्राचीर बढ़ती है और धारा चालन को रोकता है, तो ये रिवर्स बायस हो गया ना। अगर धारा का संचालन करता तो फॉरवर्ड बायस हो जाती है, धारा चालन को रोक रहा है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर या AC जनरेटर संरचना में किसके समान है? तो सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर की संरचना बिल्कुल एक समान होती है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और ये क्वेश्चन तो हमने पहले किया हुआ भी है, तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और अगला प्रश्न कह रहा है, एक रिले सिस्टम किसके प्रति सुग्राही हो? मतलब पूरी तरह से सेंसिटिव होना चाहिए ताकि ये वोल्ट एम्पियर की छोटा सा इनपुट भी मिले तो प्रचालित हो सके। ये उत्तर आ जाएगा ना। भी रिले का काम क्या है? फॉल्ट आते ही तुरंत ऑपरेट हो, हल्का सा क्षणिक फॉल्ट भी अगर आ जाता है तो ऑपरेट हो जाए। भी फ्यूज 16 एम्पियर का है, 16 एम्पियर से ऊपर होते ही करंट फ्यूज उड़ जाना चाहिए। अब 17 एम्पियर पर ही अगर उड़ जाता है, यानी 1 एम्पियर ज़्यादा होते ही, तो कितनी अच्छी बात है। वही अगर 1700 एम्पियर पे उड़ता है तो कहीं ना कहीं डैमेज करवा ही देता। तो बस दोस्तों, यही थे आज के 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो लाइक ज़रूर करना, अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके मुझे आपका स्कोर ज़रूर बताना। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।